लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर हमने फांसीवाद के गहराते संकट को लेके कई-कई कोणों से, कई-कई दृष्टिकोण और बिंदुओं से बात की है। 30 जनवरी का दिन 30 जनवरी 1948 का दिन, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिस नाथूराम गोडसे ने हत्या की, वो केवल एक व्यक्ति ना था, एक फांसीवादी, प्रतिगामी, सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, धर्म के उन्माद की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि था। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की हत्या एक फांसीवादी विचार ने की। तो गांधी जी की हत्या क्यों हुई? उस समय का परिदृश्य क्या था? वो कौन-सी राजनीति थी? और उस राजनीति का सही ढंग से प्रतिरोध ना करने के दुष्परिणाम क्या-क्या हुए? आज हमको किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है? और महात्मा गांधी की हत्या की जिम्मेदार फांसीवादी प्रवृत्तियों, राजनीति का प्रतिरोध करने के लिए क्या करना चाहिए? इन सारे मुद्दों पे बहुत विस्तार से बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हमारे समय के महत्वपूर्ण वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी चिंतक, लेखक, बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी श्री राजेश बादल जी हमारे साथ हैं। तो श्री राजेश बादल जी, आपका स्वागत है, आपको लाल सलाम। तो धन्यवाद जैसा कि मैंने कहा, शैली। श्री बादल जी, कि 30 जनवरी 1948 का दिन, शहीद दिवस, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर शोक व्यक्त किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आज भी गहरी चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। संसार के लगभग हर देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा है। वो गांधी जिसके लिए पूरी दुनिया, समूची मानवता नतमस्तक है, उन्हीं महात्मा गांधी की अपने ही देश में, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी राष्ट्रपिता की हत्या की गई। कितनी दुखदायक ये स्थितियां हैं। मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई, उस समय का परिदृश्य क्या था और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, जी। तो ठीक आज के ही दिन और लगभग इसी समय जी। अ, हमारे महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को, एक ऐसी प्रवृत्ति ने उनको हमारे बीच से उठा लिया, जिसकी केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने, कम से कम 150 से ज्यादा उस समय के देशों ने उसकी जी। भर्त्सना की थी, निंदा जी। की थी, जी। और उनके सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया था। जी। ये इस बात का सबूत है शैलेंद्र जी कि महात्मा गांधी हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए और इस समूचे विश्व के लिए कितने जी। उस समय उपयोगी और आवश्यक थे, जब जी। उन्हें उठा लिया गया। जी। कारण ये है कि आपने कहा कि उस समय क्या ऐसी चीजें थी कि जी। उनको हमारे बीच से उठा लिया गया। एक जी। ऐसा मैं ये मानता हूं कि देखिए, इसके पीछे कुछ अगर आप गौर करें, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। जी। आपको याद है कि 1942 में गांधी जी के भी एक तरह से सब्र की इंतहा हो गई थी, जब जी। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि करो या मरो का कॉल जी। दिया था। जी। करो या मरो का मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आज और इसी वक्त आजादी चाहता हूं। जी। वो सारी उम्र शांति के साथ अपना सत्याग्रह करते थे, सच जी। के साथ खड़े रहते थे, और जी। यही बात थी कि उनके पीछे करोड़ों लोग खड़े रहते थे, चलते थे। जी। जी। मैं एक दिन प्रेमचंद, जो मशहूर लेखक हुए हैं, उनकी जी। पत्नी शिवरानी देवी जी का एक संस्मरण पढ़ रहा था, तो जी। मुझे याद आया कि जब महात्मा गांधी की सभा कहीं होनी होती थी, तो जी। लोग 20-20 मील से, उन दिनों मील चलता था, किलोमीटर नहीं जी। चलता था, 20-20 मील से सुबह 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर अपना घर में चूल्हे पर खाना 2-3 दिन का बांध के और पैदल चलते थे,
और ऐसे ऐसे लोग, लाखों और करोड़ों लोग पैदल जाते थे गांधी की सभा में भाषण सुनने के लिए। आज तो हम जी, देखते हैं कि किराए पर भीड़ ले जाई जाती है, 500 जी, रुपए का एक नोट होता है, मिठाई का एक जी, डिब्बा होता है और लाने ले जाने के लिए बस लगती है। लेकिन जी, ये गांधी का हुनर था और ये प्रभाव था कि जी, लोग उनके पीछे इस तरह से भागे आते थे। तो कोई जी, तो वजह रही होगी। मैं जी, ये कहता हूं कि इस जो शांति की प्रवृत्ति थी, जो जी, सत्याग्रह की प्रवृत्ति थी, जो जी, सांप्रदायिक सद्भाव की प्रवृत्ति थी, उस जी, प्रवृत्ति को अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित, समर्थित सांप्रदायिक सियासत का सामना करना पड़ा। जी, जब ये 42 का आंदोलन नाकाम हुआ और उन दिनों आपको याद होगा 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1945 जी, तक चला और उसमें जी, जिस तरह से ब्रिटिशर्स की भूमिका रही थी, तो उसके जी, बाद तो सारा देश खड़ा हो गया था। जी, उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान से बगैर पूछे और इस मुल्क को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था जी, और इसका सबने विरोध किया था, पूरे देश ने विरोध किया था। जी, तो जब ये हुआ और 1946 में, तब तो फिर जब सारे देश में नौसेना विद्रोह जो हुआ था 1946 का आपको याद होगा और जिस जी, तरह से माहौल बना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 3 सेनानियों को लाल किला ट्रायल जो हुआ था, उस समय जो सारे देश में प्रतिरोध हो रहा था, उससे अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब उनकी विदाई सुनिश्चित है, अब उनको कोई जी, रोक नहीं सकता। फिर भी जी, उन्होंने जाते जाते जिस सांप्रदायिक राजनीति को संरक्षण दिया जी, और जिसकी वजह से धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े रेड क्लिफ आए और कपड़े की तरह चीर कर चले गए। तो उस सांप्रदायिक राजनीति को जब उन्होंने संरक्षण दिया, तो उन्होंने किसको दिया? उन्होंने जी, एक तरफ धुर दक्षिणपंथी राजनीति को प्रश्रय दिया। जी, उन्होंने उन ताकतों को के पीछे, पर्दे के पीछे से सहयोग दिया, जो इस जी, देश का धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहती थी। जी, यानी एक तरफ हिंदूवादी संगठन थे और एक जी, तरफ वो लोग थे मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में, नेतृत्व में, कि जो जी, खुद भी अपने लिए मजहब के आधार पर एक देश चाहते थे। जी, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और तमाम जो पुराने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को आप याद करें, तो जी, कोई भी मजहब के आधार पर इस देश का बंटवारा नहीं चाहता था। और जी, चूंकि अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने देखा जी, था कि अतीत में भारत जो है सांप्रदायिक बंटवारे के, विभाजन के जो बीज हैं, यहाँ की जी, मिट्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन जी, सो गए थे। 1000 साल से हम जी, साथ रहते आए थे, लेकिन जी, उन्होंने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और अंततः फिर एक भ्रम, चूंकि अंग्रेज हिंद गांधी जी से लड़ नहीं पाए, तो एक ऐसा जी, परसेप्शन बना दिया गया इस देश में कि गांधी जी के कारण ही बंटवारा हुआ। जबकि गांधी जी ने तो आपको मालूम है कहा था कि मेरी लाश के ऊपर बंटवारा होगा। जी, सही बात। लेकिन ये लोग मानने लगा, ये फांसीवादी जो ताकतें हैं वो मानने लगी और इस देश में ये धारणा बनाने में कामयाब होने लगी कि गांधी जी ने इस बंटवारे पर सहमति प्रदान की। और इस जी, वजह से देखिए हमने हमारे बीच से एक ऐसा हमने राष्ट्रपिता खो दिया। यूं ठीक है कि उम्र के हिसाब से वो काफी बुजुर्ग थे, लेकिन कुछ बरस और रहते तो शायद हमारे देश के लिए और अच्छा होता। तो जी, हत्या जो उनकी हुई वो 2 प्रवृत्तियों की थी। जी, मजहब के आधार पर जो उन्माद और वहशियाना अंदाज था, ये उसकी उनकी द्वंद था। और देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जी, जितना भी उनके अंग्रेजों के पाले पोसे हुए थे और दक्षिणपंथी ताकतें जो थी, यहाँ का हिंदूवादी जी, ताकतें जो काम कर रही जी, थी, वो भी जी, अंग्रेजों के द्वारा पाली पोसी हुई थी। ये जी, दस्तावेज हैं इसके, कोई इसको जी, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जी, प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिन्ना जब जिस धर्म के आधार पर लिया, उन्होंने तो कहा था कि मुझे माचिस की डिब्बी के बराबर भी अगर एक पाकिस्तान मिल जाए तो मैं लेने को तैयार हूं, जी, क्योंकि वो मजहब के आधार पर थे। और देखिए मदद वो मजहब का जो है भाव कपूर की तरह उड़ गया जब उनको पाकिस्तान मिल गया। जब जी, 14 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के असेंबली में उनका पहला भाषण हुआ,
या 13 जी, अगस्त या 14 अगस्त को हुआ था। जी, तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में सबको आजादी है, इस देश में जी, मजहब के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा, यहाँ सब जी, धर्म के अनुयायी अपनी पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जी, इसका अर्थ ये था जी, कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के उस खेल का, मैं एक खिलाड़ी जो एक शतरंज के मोहरे मात्र थे, जिनके ऊपर जिनको अंग्रेजों ने नचाया। और जी, तभी तो मैं बताऊं, इसका विरोध तो पाकिस्तान में भी हुआ कि अगर आपको जी, मजहब के आधार पर पाकिस्तान नहीं बनाना था, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? और तब उनको कायदे आजम की जगह काफिर आजम बोला जाने लगा था, आपको याद होगा। और उसके बाद जब जो जिस तरह से जिन्ना की उपेक्षा हुई, तो बाद में ये कहा गया, जिन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा ख्याल है फ्रंटियर पोस्ट में ये इंटरव्यू छपा था, जी, पेशावर, कराची या पेशावर से निकलता था, जी, कि कोई मुझे नेहरू के पास ले चलो, मैं माफी मांगूंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जी, तो जी, मैं ये कहता हूं कि देखिए, जो गांधी का सच था, वो सच जी, स्थायी था, अटल था। लेकिन जो जी, प्रवृत्तियां थी, जो घातक प्रवृत्तियां थी, जो धार्मिक आधार पर बंटवारा करती थी, वो अस्थायी थी। और बाद में ये लोगों को पता लगा कि गांधी को मारकर इस देश का ही नहीं, दुनिया का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जी। जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो महात्मा गांधी की हत्या की ज़िम्मेदार जो फासीवादी राजनीति है, उसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने इसलिए भी दिखते जा रहे हैं क्योंकि उसका समय रहते प्रतिरोध जिस तरह से करना चाहिए था वो हो नहीं पाया। तो वो क्यों नहीं हो पाया? और आज उसके दुष्परिणाम म बाबरी मस्जिद का ध्वंस, गुजरात का नरसंहार, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्या, कितने लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी जेलों में बंद हैं। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पे खतरे जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सभी उसी फासीवादी राजनीति के दुष्परिणाम हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस फासीवादी राजनीति का प्रतिरोध जिस तरह से किया जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? उसके क्या कारण हो सकते हैं? शैली जी, इसका उत्तर बड़ा बड़ा प्रश्न आपका बहुत गंभीर है, और इस जी, प्रश्न का उत्तर भी लगभग हमें जो है उसी अंदाज में सोचने पर बाध्य करता है कि विरोध जी, नहीं होने का कारण क्या था। जी, अभी मैंने आपसे कहा कि 1000 साल से हम लोग रहते आए थे, साथ रहते आए जी, थे, जी, किसी धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ। जी, यहाँ नानक भी थे, सिख पंथ भी चला, बुद्ध भी, बुद्ध धर्म भी चला, जैन धर्म भी हुआ, पनपा, हिंदू भी पनपे, मुस्लिम भी पनपे, सभी पनपते गए। उर्दू भाषा तो हमारे यहाँ की, हिंदुस्तान में जन्म हुआ ना जी, उसका। जी, जी, सही बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो आपका जो इशारा है कि इस राजनीति का या इस व्यवस्था का या लोगों के सोच में ये क्यों नहीं आया कि इस तरह के कृत्य का प्रतिरोध किया जाए। तो जी, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि 1000 साल के भीतर हमारे यहाँ ये हुआ कि पहले राजे महाराजे होते थे, गुलामी के हम, जी, तो राजे महाराजाओं के दिनों में भी एक अवाम की नजर से अगर आप सोचें, तो अपनी बात कहने का तो हक नहीं था। जी, कोई राजा साहब ने बोल दिया कि इसको फांसी दे दो, तो फांसी दे दो, जी, हाथ काट लो, जी, हाथ काट लो, पैर काट लो, पैर काट लो। तो उस राजा महाराजा की जबान से निकला ही तो उसका आईन होता था, संविधान होता था। जी, इसी तरह बाद में जब ये बादशाह और सुल्तान हुए, तब भी कोई लोकतंत्र तो नहीं था। जी, तो सैकड़ों साल तक, कई सदियों तक ये चलता रहा कि लोगों की अपनी आवाज कुछ नहीं थी। उन इसके बाद आए अंग्रेज, 250-300 साल तक उन्होंने भी हमारे साथ जो सुलूक किया, उसमें हमारे सोच में से जो लोकतंत्र की जो बात थी, या हमारे अपने अधिकार की जो बात थी, वो कहीं हम भूल गए, गुम हो गई। हमारे जीन्स में, हमारे उस ज़हन में वो एक स्थायी भाव ऐसा बन गया कि हमारा तो कोई अधिकार है ही नहीं, हम तो विरोध कर ही नहीं सकते। जो राजा हुँ, कह रहा है वो सच है, जो अंग्रेज कह रहा है वो सच है, जो सुल्तान जी, कह रहा है वो सच है। तो हुँ, जब देश आजाद हुआ, और लगभग ऐसी ही मानसिकता उस समय भी लोगों में थी, जी, तो विरोध करना हम जानते ही नहीं थे। जी, तो जब विरोध, हाँ, क्योंकि हमारे को तो हक ही नहीं है, हमारे शरीर के भीतर से ये गायब हो गया था कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। जी, ऐसी स्थिति में
आपने देखा होगा, एक तो समाज में, किसी भी समाज में, आप, मैं भारत की बात नहीं करता, मैं एशिया की बात कर सकता हूं, मैं मध्य पूर्व की बात कर सकता हूं, मैं यूरोप की बात कर सकता हूं, या ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या पश्चिम के देशों की बात कर सकता हूं। वहां भी यही है। देखिए, सच के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो सच के साथ होते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा हर समाज में अल्पमत में होते हैं, बहुमत में नहीं होते। इसलिए सच का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब हमारे भीतर उस बात की, हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो रहा था कि हमें किसी प्रवृत्ति का विरोध करना है, तो विरोध करने वाले जो थे, गांधी थे, गांधी के साथी थे। यह एक अजीब सा विरोधाभास है कि एक तरफ तो गांधी को सुनने के लिए, गांधी के लिए करोड़ों लोग उमड़ पड़ते थे, जी। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रवृत्ति भी विकसित हो रही थी, वो भी हमें हमें विरोध करने का, प्रतिरोध की संस्कृति की जो मैं बात करता हूं, हमें विरोध करने का उतना साहस नहीं दे पाई, जिसने, और इसकी वजह से धीरे 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 इस देश में आजादी के बाद जो हमें लग रहा था कि नेहरू की कोशिशों से, महात्मा गांधी की कोशिशों से, या बाद में जो 50-60 साल तक जो हुकूमतें रहीं, या जो प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनके प्रयासों से हम शायद अब उन चीजों को समझने लगे हैं। क्योंकि जी। हमारा जो आईन था, हमारा जो संविधान था, वो हमारी गीता थी। हम उस देश पे, उस संविधान के आधार पर चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हालिया दशकों में हम देखते हैं, आपने कुछ उदाहरणों का जिक्र किया, हालिया जी। दौर में हम ये देखते हैं कि अब वो चीजें नहीं है। क्यों? अंग्रेज जो करते थे, फूट डालो और राज करो। जी। अब भी यही बात हो रही है कि अगर किसी को हुकूमत में टिके रहना है, तो लोगों को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति करो, नफरत की राजनीति करो। इसीलिए तो भारत का एक राजनेता, युवा राजनेता, भारत जोड़ो यात्रा करता है। क्यों करता है? अरे, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या उसको? जब उसने ये महसूस किया कि इस वक्त देश को जोड़ने की जरूरत है, और यही मैं समझता हूं कि वजह है कि इस राजनीति का, जो नफरत की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, उसका विरोध नहीं हो पाया। और आज हम सबको मिलके ये सब बताने की जरूरत है, देश को नहीं, दुनिया को, समूची दुनिया को, कि ये जो है, देखो दुनिया वालों, हम खड़े हुए हैं। अन्यथा आप तो कल डोनाल्ड ट्रंप का एक आदेश देख लीजिए, उन्होंने अपने देश में भेदभाव खत्म करने वाला कानून ही खत्म कर दिया। तो अब इसका अर्थ ये है कि हम केवल अकेले नहीं हैं। समूची दुनिया में गांधी के नहीं रहने से, या गांधी को भूल जाने से, या गांधी के विचारों को भूलने से, हम उस दौर का सामना कर रहे हैं जो आने वाले समाज के लिए, सारे संसार में एक बहुत ही घातक रास्ते पर हम चल पड़े हैं। जी शरण जी। नहीं, आपने ठीक कहा। मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि ये कैसी विसंगति है कि जिन महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दुनिया में कई-कई स्थानों पर स्वाधीनता और सामाजिक न्याय के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष हुए। पूरी दुनिया महात्मा गांधी से प्रेरणा ले रही है, लेकिन भारत में महात्मा गांधी की हत्या की जिम्मेदार फांसीवादी राजनीति को ध्वस्त ना किया जा सका। यह हमारे समय की बहुत बड़ी विसंगति है कि ठीक है, अब हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं अब आज महात्मा गांधी को याद करते हुए, मैं चाहूँगा कि महात्मा गांधी का जो बहुआयामी व्यक्तित्व, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक भाषाविद के रूप में, एक धर्म और संस्कृति और राजनीति की समझ को लेके, एक परिपक्व राजनेता के रूप में और एक कुर्बानी का जो मादा, महात्मा गांधी चाहते तो इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे। वो किसी दूर दराज के गांव में जनता के बीच पैदल पैदल घूम रहे थे। तो ऐसा जो व्यक्तित्व, जिसको कि लेके महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भी था
कि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पे आश्चर्य करेंगी कि किस दुनिया में हाड़-माँस का कोई व्यक्ति महात्मा गांधी जैसा भी हुआ था। तो महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व ना उसके पहले हुआ, ना उसके बाद हुआ। तो आप महात्मा गांधी के बहुआयामी व्यक्तित्व को किस तरह से रेखांकित करना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका उस उनके उस रूप को याद करना चाहूँगा, जी, जो वास्तव में जी, मज़हब की, धर्म की सही व्याख्या करता था। जी, वो कहते थे कि जब ईश्वर ने पैदा किया, तब जी, जाति तय करके नहीं पैदा किया। जी। ईश्वर ने जब पैदा किया, जन्म दिया, इस संसार में हमको इस संसार को देखने का, इस खूबसूरत प्रकृति को देखने का हमको अवसर दिया, जी। तो तब हम ना हिंदू थे, ना हम मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना हम अगड़े थे, ना पिछड़े थे, ना पाकिस्तानी थे, ना हिंदुस्तानी थे, ना हम हुँ, कुछ नहीं। हम सिर्फ एक 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 ऐसे उस में आए थे, रूप जी, में आए थे जिसका ना कोई धर्म था। तभी तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हुँ, सबको सन्मति दे भगवान। हुँ, तो उसमें ईश्वर भी है, अल्लाह भी, और उस वो बात कौन कह रहा था? बाद में आप देखिए कि गुरु नानक जी ने भी ये बात कही, हुँ, और कबीर ने भी ये बात कही है। गुरु नानक ने हुँ, तो शायद कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले हुँ, को मंदे। हुँ, कबीर कबीर क्या कहते हैं? कबीर ये कहते हैं कि भाई रे, ये दुई जगदीश कहाँ से आया? हुँ, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। ये हुँ, ये दुई जगदीश कहाँ से आया? एक है, हुँ, एक है, कोई नहीं है दूसरा। अगर जो आप मानते हैं कोई ऐसी शक्ति को, तो अगर ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि हम गांधी के सोच को भुला बैठे हैं। हम मजहब हुँ, की उस चीज को भुला बैठे हैं। हमें किसने हुँ, अधिकार दिया कि हम आज आज देखिए, चलिए, मुस्लिम छोड़ दीजिए, सिख छोड़ दीजिए, ईसाई छोड़ दीजिए, मुस्लिम छोड़ दीजिए, और आज तो हिंदुओं में भी ये होड़ लग गई है। आपको याद होगा, पिछले 4-5 बरस पहले हनुमान जी की जाति तय कर रहे थे हम लोग, हैं? हम हुँ, राति राम को जाति में देखते हैं, वाल्मीकि को जाति में देखने लगे। अरे जो हुँ, जो जो है दुनिया की जाति तय करता है, उसकी जाति हम उसका ठेका हम ले रहे हैं। ये क्या, हुँ, ये उचित है? ये हुँ, एक मैं उस आस्तिक वाली नजर से कह रहा हूं। तभी तो कहा गया था कि गांधी के पास नहीं है कोई सेना, ताकत है मन की। उनके पास, उनके पीछे तोप और तलवार नहीं, ताकत है जन जन की, क्योंकि हुँ, उनका मजहब एक था। हुँ, आपको पता है, विरोध क्या, आप क्या सोचते हैं कि विरोध नहीं हुआ था गांधी का? विरोध हुआ था। गांधी को जब ये विदेश पढ़ने गए, तो गांधी के समाज की, जाति की 2 पंचायतों ने उनको धर्म से बाहर कर दिया था, हुँ, बहिष्कृत कर दिया था। तो ये कहने की बात है। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि कौन से रूपों को आप याद करना चाहेंगे, तो एक तो ये बात है कि गांधी जो है, हम मैं जिस तरह से मुझे याद आते हैं कि जी, गांधी ने वही बात कही जो कबीर ने कही, गांधी ने वही बात कही जो बाबा गुरु नानक ने कही, सबने यही बात कही। और हम आज देखिए, चलिए, मजहब के आधार पर पाकिस्तान का बन गया, ठीक है? आज पाकिस्तान जो लोग गए, अब वो जो है शियाओं को पाकि मुस्लिम नहीं मानते, वो पठानों हुँ, को मुस्लिम नहीं मानते, वो हुँ, बलूचियों को मुस्लिम नहीं मानते, हुँ, वो जो यहाँ से गए शरणार्थी, वो मुहाजिरों को मुसलमान नहीं मानते। तो ये हुँ, मैं कह रहा हूँ कि हम वहां पे भी यही बात है। सत्ता की खातिर ये सब बांटने का जो काम शुरू हुआ है, ये गलत है, ये अनुचित है। तो एक रूप तो मुझे, ये इस नजर से मैं, आप कहेंगे कि तो मैं गांधी जी को मिस करता हूँ, और महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि हम हिंदू धर्म में हर साल हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है, और हम जी, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। हम एक ऐसे नासमझ, और मैं ये कहूं कि अ, हम सोचना भी नहीं चाहते, हमारे सोच विचार कुंद हो गया है कि हमारे इस तर्पण करने की प्रक्रिया, हमारे शास्त्रों में विधान उसका क्यों है? हम पूर्वजों का पिंडदान क्यों करते हैं?
हम हर साल उनको क्यों याद करते हैं? हम हर साल इसलिए उनको याद करते हैं कि हम उनके जैसे नहीं बनना चाहते। हम उनको एक एक भौतिक प्रक्रिया के तहत आटे के पिंड बना करके और उनको नदी में कर रहे हैं और केश दान करते हैं और ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं। असल पिंडदान का मतलब ये है, श्राद्ध का मतलब ये है, तर्पण का मतलब ये है कि हम अपने पूर्वजों को, अतीत की परंपराओं को अपने दिल, देह और दिमाग में महसूस करें। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि श्राद्ध का अर्थ हम नहीं समझ पाए। श्राद्ध का अर्थ दरअसल मेरी निगाह में हमारी इतिहास चेतना है और हमारी वो इतिहास चेतना अब नहीं है। हमारे बीच उसका एक प्रेत संस्करण मौजूद है जो श्राद्ध के रूप में मौजूद है। तो गांधी को हम इस तरह से भुला बैठे हैं। ये मुझे लगता है हम अपने पूर्वजों को भुला बैठे हैं। हमने उसको एक धार्मिक विधान से जोड़ दिया है। हमने उनकी उन चीजों को याद करके आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की बात नहीं की है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, मैं गांधी के साहस, सच और पत्रकारिता को सलाम करना चाहता हूँ। जी, आपके पास जी, जी। समय है ना? हाँ, हाँ, समय है? जी। है अपने तो पास 8वाँ मिनट जी, का समय है। जी, जी, देखिए गांधी के सच और साहस का मैं कैसे आपको बताऊं कि देखिए जी, 1857 का गदर नाकाम हुआ जी, और पहली फांसी 1858 में अंग्रेजों ने किसको दी? जी, मौलाना बाकर अली को तोप से बांध के वाक़ई। उड़ा दिया। और वो एक जी, पत्रकार थे। क्यों? जी, क्योंकि अंग्रेजों को ये भय था कि ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार अब लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, ये अपने अपने आप को प्रकट करने और अपने हक को के लिए लड़ने का जो चीज पैदा हो रही है, ये अब दबाई नहीं जा सकती। और तब उन्होंने जी, आतंक, दहशत या आप भय पैदा करने का सहारा लिया। तो 1858 में ये किया। उसके बाद उन्होंने जो है एक और, आप देखें 1858 में ही इंदौर में और शिवपुरी में, जबलपुर में, कई जगहों पे, स्थानों पे उन्होंने लोगों को सैकड़ों की तादाद में मार कर और उनके शव पेड़ों से लटका दिए थे, जो लोग हुकूमत का विरोध करते थे। मैं जी, इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूं कि अभी गांधी की भूमिका उसमें आ रही है। तो जी, वो पेड़ों से लटका देते थे और कई दिनों तक वो शव लटके रहते थे, लाशें लटकी रहती थी। धीरे धीरे चील, कौवे, गिद्ध उनके शरीर को नोच के खा जाते थे और उनके केवल सिर लटके रहते थे और लोग डर के मारे अंग्रेजों के खिलाफ बोलना उन्होंने बंद कर दिया। फिर जी, उसके बाद उन्होंने एक एक आयोग बैठा था, मेरा ख्याल है, अगर मुझे ठीक याद है तो जॉन स्ट्रेची एक अंग्रेज ऑफिसर थे। ये कमीशन जी, बैठा कि हम हमारे जी, ये फौज ने विद्रोह क्यों किया। जी, तो जॉन स्ट्रेची ने कहा कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो हिंदू मुस्लिम पर, मुस्लिम सिख पर, सिख गोरखे पर, गोरखा ईसाई पर, ईसाई अगड़े पिछड़े पर, मतलब सवर्ण दलितों पर, सब पर ऐसी हम रेजिमेंट्स चाहते हैं फौज में जो जी, एक दूसरे पर गोली चला सके। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में एक चरण पादुका गोलीकांड है। वहां पर पलटन भेजी गई थी, कोल भील पलटन, और वहां की जो स्थानीय पलटन तैनात थी उस पर भरोसा न करते उसको हटा लिया गया था। शायद वो जी, महार रेजिमेंट थी या जो भी थी। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने आतंक पैदा करने का इस तरह से एक सिलसिला शुरू किया। सरदार भगत सिंह क्या थे? सरदार भगत सिंह विचारों का एक ऐसा शोला था जो अगर रहता तो अंग्रेज हुकूमत की चूल्हे हिल जाती। जो जी, काम गांधी कर रहे थे वही सरदार भगत सिंह भी कर रहे थे। जी, लेकिन उनको वो अरे उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था वो तो फुस्सी बम जी, था जो हम लोग दिवाली पर हुँ, पटाखे छुटाते हैं, हुँ, जिससे एक हुँ, चिड़िया भी नहीं मरती। जी, लेकिन वो विचारों की हत्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जी, उसको फांसी दे दी। सुखदेव, जी, राजगुरु, भगत सिंह, और भगत सिंह का जो प्रेरणा स्रोत था सरदार करतार सिंह सरावा, 17 साल की उम्र में जो गदर पार्टी का संस्थापक था, गदर अखबार का संपादक था, अमेरिका से आया था, 8,000 क्रांतिकारियों को अपने साथ लेके उन्हें उसको 1915 में फांसी दी गई। जी, तभी तो वो सरदार भगत सिंह का प्रेरणा पुरुष था। जी, तो जी, उसको जब फांसी दी गई तो ये 17 साल का था। और आप देखेंगे उस दौर में अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, करतार सिंह सरावा, जितने भी लोग मैं नाम लूं, सब नौजवान थे। चंद्रशेखर आजाद, सब 30 साल की उम्र आने के तक वो सब ऊपर भेज दिए गए। हुकूमत ये चाहती थी
कि ऐसे माहौल में जलियांवाला बाग खुद ऐसे ही इसी समय हुआ था 1919 में। हम्म, तो जब ये हो तो लोग डर जाए, और हम्म, ऐसे में उसने फिर एक कानून भी निकाला, क्योंकि अभिव्यक्ति हम्म, को रोकना था। आपने अपने प्रश्न में अभिव्यक्ति की बात कही थी। ठीक 1919 में ठीक एक एक्ट जब लागू हुआ कि इस देश में कोई अपना अखबार नहीं निकाल सकता, हर शब्द जो है वो जो छापेगा उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा जी तो गांधी ने फिर एक सत्याग्रह निकालते हैं 1919 में, जी यंग इंडिया निकालते हैं, सर्वोदय निकालते हैं, एक के बाद एक हरिजन निकालते हैं। निकालते हैं अभी। गांधी कहते हैं कि मैं अंग्रेज हुकूमत से कोई परमिशन नहीं लूंगा, और जो मेरा एक एक शब्द होगा वो मेरे दिल और दिमाग की आवाज होगा, अंग्रेज हुकूमत से नहीं अनुमति लेकर के मैं लिखूंगा। तो बड़ी ऐसे माहौल में गांधी का ये साहस, मैं इसकी बात साहस। कर रहा हूं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग मानते नहीं है कई बार गांधी के इस योगदान को, कि उनसे बड़ा लाठी से कुछ नहीं था, हम्म, विचारों का साहस जो था वो विचारों बड़ा का था। साहस। तो मैं सही। आज अभिव्यक्ति के लेकर के जिस तरह से एटमॉस्फेयर है, जो बात कही जा रही है, उसमें मैं ये कहता हूं कि गांधी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। जी गांधी जैसा साहस चाहिए। जी जी एक गुलामी में हमारा क्या होता है, अगर हम बोल नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से अपने विचार लोगों के सामने नहीं रख सकते, अगर हमारे तंत्र में, लोकतंत्र में, व्यवस्था में, संसद में अगर प्रतिपक्ष की कोई आवाज नहीं है, तो ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है? सही कोई बात मतलब नहीं। है। तो मैं आपने इसका, बहुत ठीक कहा। जी, जी तो जी इस जी हाँ, इसलिए, आपने ठीक कहा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, मैं इसलिए चाहता हूं कि गांधी को, और खास तौर पर लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, संपादकों को एक बार गांधी को पढ़ना चाहिए, कि वो उस हम्म, जैसा साहसी आदमी अब दुनिया में दोबारा नहीं आया है आज तक, इतने वर्षों के बाद। गांधी को गए जी कितने, 50 और 52 और 24, 62, 72 और 4, 76 साल हो गए, 77 साल। देखिए, 77। कोई दूसरा गांधी इस दुनिया को नहीं मिला है। जी नेल्सन जी मंडेला आए, नेल्सन मंडेला चले गए, उन्होंने गांधी के कुछ अंश को दिया। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी इसी जी तरह से गांधी को कुछ जिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जिनको बोलते थे। तो ये हम्म, जहां जहां गांधी के जुगनू चमक रहे थे, उन्होंने हम्म, अपने अपने स्तर पर वो एक सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। आज फिर वही जरूरत है, आज फिर वही आवश्यकता है शैलेंद्र जी, कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक बार फिर गांधी हमारे बीच में हो, हमारे दिलों में धड़के, हमारे दिमागों में गांधी हो। और इसके लिए मैं नहीं जानता कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत काम करते हैं जो आप तो, लोग हैं बिल्कुल। उनको भी करना जी, चाहिए। जी, नहीं आपने बहुत ठीक कहा। मैं ये सोचता हूँ कि समूची मानवता को महात्मा गांधी की एक देन जो है, एक सूत्र है। महात्मा गांधी जी ने जो सूत्र दिया था, वो ये था कि जब मुझे किसी समस्या का हल मिल नहीं पाता, तो मैं उस समस्या को समाज के सबसे कमजोर तबका व्यक्ति जो इस विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा है, मैं उस व्यक्ति के हित से जोड़ के देखता हूं, तो मुझे समस्या का हल मिल जाता है। ये कितना महान सूत्र है। यानी समूची मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के लिए पक्षधर होने का ये कितना बड़ा सूत्र है कि किसी भी समस्या का हल समाज के सबसे कमजोर तबके जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा है, उसके हित से जोड़ के देखो तो आपको हल मिल जाएगा। मैं 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 सोचता हूँ कि महात्मा गांधी को एक महान कर्मयोगी, महान चिंतक और क्या-क्या उसके लिए एक शब्द कह सकते हैं कि समूची मानवता की श्रेष्ठतम जो अभिव्यक्ति होती है, उसका नाम महात्मा गांधी हम कह सकते हैं। तो श्री बादल जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से महात्मा गांधी को याद करने के लिए और महात्मा गांधी के विचारों को जीवित रखने के लिए इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी। आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको लाल सलाम कहता हूँ और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मैं आपको क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम। जी, 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 जी। नमस्कार।